हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा जो इससे पहले का वीडियो था वो वीडियो कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस था सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के एग्जाम पर। ठीक है ना। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। और जितना भी एनालिसिस करेंगे वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी स्टैट्यूट हैं हमारे सब्जेक्ट में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम करेंगे। ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जिन जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे एकदम आग्रह है, रिक्वेस्ट है, सब कोई ये वीडियो पहले लाइक करने का, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन प्रेस करने का, ताकि हमारा संवाद आपसे हो सके। और संवाद होगा तभी तो फिर आप और हम एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगे और आप जितनी भी जानकारी चाहिए आपको मिल पाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ एक जरूर रिक्वेस्ट आपसे, ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, जब भी देख रहा है, प्लीज वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगी और वो भी इस सभी एनालिसिस का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अपने जूनियर्स को, आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में हैं, अपने जूनियर्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस तरह की एनालिसिस को देख पाए। काफी यूनिक एनालिसिस है। ठीक है। और मैंने अपने हिसाब से सब कुछ करके रखा है। और मैं जब वो पेज ओपन करूंगा जिसमें एनालिसिस है, तब आपको समझ में आएगा कि भैया एग्जैक्टली आपने क्या किया है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले पेज में जहां पर हमारा एनालिसिस है। सो देयर वी आर, हमारा कंप्लीट एनालिसिस का ये आप पेज हमारा देख रहे हैं। इसमें आप देखो, मैं एक बार जूम करके दिखाता हूं आपको। पहले थोड़ा सा बड़ा है काफी। तो हमारा पहला जो कॉलम है वो है क्वेश्चन नंबर का, एकदम सबसे पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर वगैरह का। फिर दूसरा कॉलम जो है वो क्वेश्चन नंबर का है। तीसरा कॉलम जो है स्टैट्यूट मतलब लॉ, आपने कौन कौन से एक्ट इसमें हैं हमारे, वो सारे एक्ट का इसमें तीसरा कॉलम है। उसके बाद चौथा कॉलम जो है वो क्वेश्चन किस एक्ट से आया है, और किस एक्ट से आने के बाद उस एक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो वो जो टॉपिक है मैंने यहाँ लिख रखा है। और देखो मैंने बहुत माइन्यूट एनालिसिस किया है, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम डीप डाउन जा करके। ठीक है। फिर उसके बाद कौन से क्वेश्चन किस लॉ से कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है वो भी मैंने लिखा है। उसके बाद एक अच्छा जो चीज है वो मैंने इसमें करा है, मेरे को लगता है ये बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप इसको अच्छा आगे ले जाएंगे इस चीज को। देखिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें कर रखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कितने के आ रहे हैं हमारे एग्जाम्स में, एक पर्टिकुलर एक्ट से, एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इंस्टीट्यूट की जो पेपर सेटर है ना, वो बहुत काफी मेटिकुलस वे में पेपर को सेट कर रहा है। और अभी आपको एनालिसिस देखकर समझ आएगा कि पेपर जो सेट हुआ है वो कितना बढ़िया तरीके से सेट हुआ है। भले ही पेपर थोड़ा सा, मैंने जब पहला जो एनालिसिस का वीडियो आपने देखा है उसमें मैंने बताया कि पेपर एवरेज एंड थोड़ा सा लेंदी चला गया था, लेकिन ठीक है। इसमें ये जो कॉलम है इसका मतलब क्या है कि हर टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कोई केस स्टडी नहीं पढ़ना, डायरेक्टली आपको आंसर्स लिखने हैं, वो क्वेश्चंस कितने सारे हैं और वो क्वेश्चंस कितने सारे हैं उसके लिए मैंने ये कॉलम बना रखा है। तो आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 1 का ए का 2, फिर 1 का ए का बी कंपनीज एक्ट से आया हुआ है, 1 का सी पार्टनरशिप एक्ट से आया हुआ है। और ये जो हमारा ये जो एनालिसिस का शीट है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे रखा है। उस लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑब्वियसली चले जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको ये डिटेल्ड में मिल जाएगा। और ये देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा करना क्या आपने को फ्यूचर में। उसके बाद मैंने नीचे में देखो, यहां पर एक एनालिसिस शीट और बनाया है, उसमें मैंने दिखाया है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो कितने नंबर के आए हैं, वो सभी मैंने दिखाया है। उसके बाद मैंने एक्ट वाइज इंट्रोडक्शन टू लॉ से कितने क्वेश्चन आए और किस टाइप के आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए या केस स्टडी आया है। जहां मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है वहां डायरेक्ट क्वेश्चन तो आया होगा ऑब्वियसली, और जहां मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है मतलब वहां पर केस स्टडीज आया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद कंपनीज एक्ट,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर एलएलपी। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन भी देखूंगा, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, और ये एनालिसिस करने के बाद अपने समझेंगे भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की। तो देखो पेपर सेटर ने कितना बढ़िया पेपर सेट किया है, और उन्होंने हर एक टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, आइए पहले देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर से दिया हुआ है। देखिए जरा, सबसे पहला जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2B कंपनीज एक्ट से दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ, एमओए एंड एओए टॉपिक पर दिया हुआ, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक पर दिया हुआ है। ठीक है, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और वो क्वेश्चन है कितने का, 7 मार्क्स का। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ये रहा, देखिए, एक्सप्लेन दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। तो इनके बारे में लिखना है, डेफिनेशन लिखना है इनका, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन 3 डिफरेंसेस बिटवीन मोआ एंड ओवा, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखना है। तो आप पॉइंटर्स के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिख देंगे, पहली बात ये, ठीक है। और फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखेंगे, दूसरी बात ये, फिर उनके बारे में ना 3 डिफरेंसेस, 1 2 3 1 2 3 ऐसा करके 3 डिफरेंसेस, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, सच में क्वेश्चन बहुत इजी था। पहला क्वेश्चन 7 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर क्वेश्चन दे रखा है, 4 का भी। और 4 का भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन क्या है, वो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया है उन्होंने ना, इस टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर वो लोग बात करना चाह रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, कि कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वो 7 नंबर का क्वेश्चन है भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं पेपर को पढ़ नहीं रहा हूं, पेपर कैसा है नहीं है, मैं पेपर में कहां पर किस तरह से किस हिसाब से क्वेश्चन दिया उस तरह से एनालाइज कर रहा हूं। ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पेपर को एनालाइज करने का, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बी चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 4 का बी, negotiable instrument is an instrument which is freely transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery. Classify the different types of negotiable instrument, ये दिख रहा है आपको, classify the different types of negotiable instrument according to manner in which it is made as per the provision of negotiable instrument act 1881. तो वो different types of negotiable instrument according to manner in which it is made, ठीक है, इस पर वो बात किया है। और क्वेश्चन इजी है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि जो 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सी, इंट्रोडक्शन टू लॉ, इंट्रोडक्शन टू लॉ, इससे सोर्सेस ऑफ लॉ पूछा है, 6 नंबर का, एकदम इजी है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सी, डिफाइन लॉ, लॉ क्या होता है बताना आपको, एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है वो बताना है। भाई इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है 6 नंबर में। आप सोचो क्वेश्चन नंबर 4 जिसने अटेम्प्ट किया होगा, 7 और 6 13 नंबर का क्वेश्चन वो एकदम करेक्ट किया होगा, और 13 नंबर में अगर तुम्हारी एक्यूरेसी रेशियो 80% है, ठीक है, तो 8 तरीक 24 और 8 104, यानी 10.4 नंबर तुमको मिल जाने हैं। भाई कुछ कुछ चीजें है ना, आपको फ्री का नंबर कुछ कुछ मिलता है, तो जब वो फ्री का नंबर मिलता है तो उसको उठाने का, उसको लेने का, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करने का, ठीक है। आइए अब देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड वाला जो चैप्टर टॉपिक है, उस पर ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। अभी क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं 6 का भी। देखो पूछा है कि कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड, भैया फ्रॉड का डेफिनेशन लिखने को बोला, तो फ्रॉड का डेफिनेशन वैसे है टफ,
लेकिन 4 सेंटेंस में उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखने को बोला, फिर बोला इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द इंस्टेंसेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्डेबल। पूछा है कि अगर फ्रॉड के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात कि कौन सा ऐसा केस होगा जिस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा। आपने एग्जाम दे रखा है, पेपर में आपको अच्छे से पता है कि ये जो फ्रॉड का क्वेश्चन आया है एकदम सिंपल है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और अगर किस केस में वर्डेबल नहीं होगा। तो भाई ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन और क्या दिया है, 6 का सी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भैया ये तो एकदम शंकर जी का प्रसाद है। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ऐसे हाथ में लो, अंजलि पसारो, हाथ में लो, ग्रहण करो, और कोई काम नहीं करना है। देखो क्या क्वेश्चन है, पूछा है पता है क्या, कि हायर परचेज, मतलब देखो क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है। जब देखो आदमी के पास जब कोई बात नहीं होता ना करने को, तो वो बात बनाता है। वैसे इंस्टीट्यूट के पास में इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका सीधा सीधा नहीं था। अब सीधा सीधा होता तो बोलते पेपर भैया अब तो एकदम प्लेन पेपर दे दिए हैं, कुछ तो बनना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, देखो कैसे घुमा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हायर परचेज जैसा दिखता है, हाउएवर लेकिन सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हायर परचेज, लेकिन सेल हायर परचेज से अलग है। एक्सप्लेन हायर परचेज अग्रीमेंट एंड स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट। अब सोचो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ऐसे ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हायर परचेज जैसा दिखता है, लेकिन हायर परचेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है सेल से। अच्छा एक काम करिए, आप 3 डिफरेंस 4 डिफरेंस बता 5 डिफरेंस बता दीजिए हायर परचेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। सोचो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो बेसिकली ये क्या था, हायर परचेज एचपी का डेफिनेशन लिखना था और सेल का डेफिनेशन लिखना था, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, डिफरेंस करना था, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन 7 नंबर का, जो डैम इजी क्वेश्चन था। तो अगर किसी ने पेपर को टेक्निकली अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, तो वो आसानी से बच्चा ये 33 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकता था। तो आपको ना लॉ के पेपर में क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है, इसके लिए वाईके त्रिपाठी क्लासेस से जुड़ना होगा। आप हमारे चैनल पे आइए, उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा स्ट्रैटेजी जो है वो अपलोड करते हैं। आप हमारे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में आ सकते हैं, उसमें आपको स्ट्रैटेजीज भी मिलती हैं कि कैसे लिखना है। तो बहुत कुछ आपको उसमें मिलेगा, समझ आएगा, दिखेगा। से पूरे 100 नंबर के पेपर में देखो ये एनालिसिस का तौर पर तरीका है, देखो क्या है कि पूरे 100 नंबर के पेपर में आपसे 33 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ ले डायरेक्ट, और जो हर बच्चे को ऑलमोस्ट याद रहने का चांसेस ज्यादा है इसके अंदर। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत टफ पूछे, में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो रट्टा मारना पड़ेगा। भाई ये एमओए एओए वाला क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है भैया। ये टाइप्स वाला क्वेश्चन भी इजी है। सोर्सेस ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन मान लो कोई छोड़ के भी गया होगा इसको, सोर्सेस ऑफ लॉ वाले क्वेश्चन को, डिफाइन लॉ तो बोल ही सकता है। फ्रॉड वाला क्वेश्चन मान लो किसी को याद नहीं है, फ्रॉड का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है, डर गया भाई। लेकिन क्लास में बच्चों के साथ में टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं आपको, इवन हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ भी 50 बार बोलते रहते हैं, इसको तो याद ही रहेगा। ऐसे भी याद रहेगा फ्रॉड केस में क्या होता है, एचपी वर्सेस सेल, ये किसको याद नहीं होगा। गया टीवी खरीद के लाया इंस्टॉलमेंट पे, तो भाई किसको याद नहीं होगा। तो ये अच्छा एक चीज और समझाता हूं, देखो इसी जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है ना, जो सेक्शन इसका, इसके अंदर में उन्होंने और भी अच्छा काम क्या किया पता आपके लिए, कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों से ही मिला के उन्होंने 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, 26 नंबर। मतलब अगर किसी का पेपर खराब जाने वाला भी था, लेकिन उस बच्चे ने गलती से भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 टच कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा चला गया। और ये 25-26 नंबर पेपर जो है ना, इसमें मार्क्स 80% के अराउंड मिलेंगे आपको, मैं गारंटी बताता हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया। तो इसमें एक्यूरेसी रेशियो आपको 80% ऑब्वियसली मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस था हमारा। अब उसके बाद आते हैं एक्ट वाइज एनालिसिस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लॉ से एक क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली,
वो मैंने बात कर ली आपसे ऊपर में। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहां कहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, इस पर बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 1 एंड 1 का ए का 2 उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर पूछा है। 1 का ए का 1 जो है एजेंसी के रिवोकेशन पर क्वेश्चन है, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। ये 1 का ए का 1 जो है रिवोकेशन ऑफ एजेंसी पे क्वेश्चन है, दिस वन। उसके बाद 1 का ए का 2 बेलमेंट मिक्सिंग विदाउट कंसेंट का क्वेश्चन है। आप एक बार जाओ यहाँ पर लॉ वाले सेक्शन में, मैं आपको 1 का ए का 1 और 1 का, देखो ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है इंस्टीट्यूट आंसर कुछ और भी देना चाहे तो दे सकता है, तो इंस्टीट्यूट का आंसर इज फाइनल, लेकिन अपने को प्राइमा फेसी जो लगता है ना वो अपने इसमें लिख रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है 1 का ए का 1, ये क्वेश्चन आपका रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मामरा बादाम के साथ में अमेरिकन बादाम मिक्स कर दी थी ऑलरेडी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि एक तो आदमी आया, आपने बादाम ऑर्डर किया था घर में, आमंड आमंड, ठीक है, तो वो आमंड ऑर्डर किया था तो आपका घर में ताला बंद था, तो बगल वाले घर में देके चला गया। अब जिसके घर में देके चला गया, जिस आदमी को दिया वो अपनी वाइफ को बताया नहीं कि ये बादाम हम लाए कि बगल वाले का पार्सल है। वो क्या कि खोल करके बादामों से मिक्स कर दी। अब बादामों से अपना, अब उसमें क्या कि वो मामरा बादाम था, उसमें कैलिफोर्निया बादाम मतलब अमेरिकन बादाम मिक्स कर दी। अब दोनों मिक्स हो गया ना, तो इस पे क्वेश्चन है। तो भाई जो बंदा लिया है वो तो बेली है, तो उसका राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज जो भी है वो डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी उस पे था, बेलमेंट में मिक्सिंग विदाउट कंसेंट पे क्वेश्चन था। उसके बाद हम आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला क्वेश्चन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 के सी में वो हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 के सी में जो क्वेश्चन है वो गारंटी श्योरिटी लाइबिलिटी पे क्वेश्चन है, गारंटी श्योरिटी लाइबिलिटी पे क्वेश्चन था। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आंसर में कुछ और भी बोले, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो मैंने लिखा है वही बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 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 ये रहा, ये है क्या, हाँ, ये श्योरिटी लाइबिलिटी, श्योरिटी के लाइबिलिटी के ऊपर में ये क्वेश्चन बना हुआ है 3 का सी, ठीक है, ये वाला दिस वन, ये क्वेश्चन। और देखो ना इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो भाई केस स्टडी बेस्ड तो प्रॉपर्ली पढ़ के आंसर प्रोविजन लिख के अच्छे से देना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने पूछा है क्वेश्चन नंबर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से क्या पूछा है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का ए का 1 एंड 4 का ए का 2। तो 4 का ए का 1 और 4 का ए का 2 जो क्वेश्चन पूछा ना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 4 का ए का 1, 4 का ए का 1, ये वाला, ये मॉल वाला क्वेश्चन है, नागपुर के मॉल में सेल्फ सर्विस सिस्टम था शायद, ये का 4 का ए का 1, हाँ। हाँ मॉल वाला क्वेश्चन सबको पता होता है कि एक लेडी जाती है मॉल में और वो सेलेक्ट करती है गुड्स, सामने वाला बोलता है प्राइस इतना रुपया, वो बोलती इतना रुपया प्राइस है, तो बोलती इस प्राइस में दो, तो बोलता नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हटा देता है, ठीक है। तो वो उस पर सूट फाइल कर देती है, केस कर देती है, बोलती है कि तुम क्यों नहीं दोगे। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफर है, क्वेश्चन है इन्विटेशन टू एन ऑफर। जो मॉल में गुड्स रहता है, वो मॉल का जो दुकान का मालिक होता है, शॉप का मालिक, वो आपको ऑफर नहीं देता है, आप उसको इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर। वो आपको इनविटेशन टू एन ऑफर देता है एंड आप उसको ऑफर देते हैं, एंड ही कैन रिजेक्ट द ऑफर, ही हैज राइट टू रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है। तो वो ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन उस पे था, इनविटेशन टू एन ऑफर पे। अगर जिन्होंने इंस्टीट्यूट का जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है ना, उसमें ये एग्जांपल्स में भी डाला हुआ है, और जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में सब पढ़ाते वक्त डिस्कस भी करते हैं। एंड इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है उसके एंड में जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है, और एक दो बार एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एकदम सीन क्वेश्चन है, आपने इसको देखा भी, सेल्फ सर्विस सिस्टम वाला क्वेश्चन एकदम देखा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस पे माथा ना लगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, इजीली आंसरेबल क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था 4 का ए का 2, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर पे मेरे को क्वेश्चन लग रहा है। मे भी हो सकता है इंस्टीट्यूट इसका आंसर कुछ और दे, लेकिन ये मेरे को सच में क्वेश्चन लग रहा है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर पे क्वेश्चन है। वो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का केस याद है ना,
कि इंग्लैंड में एक लेडी, एक आदमी अपने वाइफ के साथ में घूमने गया था, वाइफ अब बीमार पड़ जाती है, छोड़ के चला आता है। अब छोड़ के चला आता है तो क्या होता है कि यहाँ आता है तो ये दूसरा शादी कर लेता है। दूसरा शादी करने के बाद में क्या होता है कि उसको बोलता है कि हम तुमको 4-4 हज़ार महीना कुछ जो भी है हम तुमको मेंटेनेंस भेजेंगे, लेकिन मेंटेनेंस भेजता ही नहीं है। अभी तक दूसरी रख लिया तो पहली वाले को भूल ही जाएगा। वो बीमार पड़ जाती है, फिर वो केस फाइल करती है कि हमको पैसा नहीं दे रहा, वादा करके गया था, ठीक है। और तुमको पता ही है रिश्ता में क्या होता है, मतलब गाना सुना ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा टूट जाता है। तो पति लोग ऐसे करता है, वादा तोड़ दिया, ठीक, वो दिया नहीं। अब वो केस फाइल कर दिया तो कोर्ट क्या बोलता है पता है, ये तो प्रॉमिस है, तुमको प्रॉमिस किया था। वो कब प्रॉमिस किया था, जब तो तुम्हारा हस्बैंड था, अब तो दूसरा ब्याह कर लिया, अब काहे का कुछ होगा, ठीक है। तो बैलफोर वर्सेस बैलफोर वाला केस याद है, ये एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ना, whether Mrs. Priya would be able to recover the amount according to provision of Indian Contract Act, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरे को लग रहा है ये बैलफोर वर्सेस बैलफोर का ही केस होगा और प्रिया रिकवरी नहीं कर पाएगी, ठीक है, ऐसा। उसके बाद मैं आप बोलो तो मैं पढ़ देता हूँ। देखो ना, टेक्निकल कंसल्टेंट रेनॉल्ड कंपनी में यूएसए में, ही प्रॉमिस्ड हिज वाइफ दैट इतना इतना मंथ सेल करेगा, इतना ऐसा करके। नेवर सेंट हिज वाइफ मिसेस प्रिया वाज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट हर डेली एक्सपेंस, ही वाज फेसिंग सिविल फाइनेंशियल, ऐसा ऐसा करके। ये शादी वादी वाला कुछ नहीं दिया, लेकिन वैसे ही केस बना के दिया था कि ये उस पर बैठ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन नंबर 5 का सी पूछा है इन्होंने। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा है। और भैया अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे आपने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो भाई बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए। देखो ना, मैं बता रहा हूँ 5 का सी, देखो 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी। देखो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इन सब पे वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा है। और 3 को ट्रू फॉल्स दिया है भाई, हाँ, 2-2 नंबर का। प्लेज पे दिया एक ठो, ठीक है, एक ठो एजेंसी पे दे रखा है, और एक ठो वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे दे रखा है। तो भाई मैं बता दूं आपको कि ये एजेंसी, प्लेज, बेलमेंट प्लेज, एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई ये इस पे क्वेश्चन दे रखा है तो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो नंबर उठाने वाला, मैं कह रहा हूं ना, एग्जाम तगड़ा जाएगा अगर आप तगड़ा गया होगा, अगर आप कोई भी टेक्निकली अगर पेपर को समझा होगा कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 6 का भी फ्रॉड का क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने यहां पर डिस्कस भी किया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो क्वेश्चन पूछा, इतना सारा क्वेश्चन पूछा वो, तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो क्वेश्चन का एनालिसिस हो सकता है वो कंप्लीटली आपको करके दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचेंगे 5 मिनट का वीडियो देख के चले जाए, नहीं होगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट एनालिसिस है। अब आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, इस पे बात करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 1 एंड 2 का ए का 2। तो 2 का ए का 1 जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो प्राइस डिटर्मिनेशन पे शायद कुछ क्वेश्चन पूछा है। 2 का ए का 1 देखता हूं मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था उसको, लेकिन वो शायद उसी पर 2 का ए का 1। देखो, एक्स ऑफर टू सेल वाई मशीन 5 लाख का, वाई रिफ्यूज टू बाई इट अनलेस द मशीन इज मेड इनटू रनिंग कंडीशन। एक्स अग्रीड टू द सेम व्हाइल द मशीन वाज बीइंग रिपेयर्ड, इट वाज डिस्ट्रॉयड विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन विदाउट द रेफरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेल गुड्स एग्जामिन द एक्स एंड रिकवर द प्राइस ऑफ वाई। अच्छा ठीक है। अच्छा, कंडीशनल सेल लाया क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। 7 और 8 क्वेश्चन, सेक्शन 7 और 8 पे क्वेश्चन है, कंडीशनल सेल लाया ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम ये तब जाके बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे, ठीक है। एंड 2 का ए का 2 इंप्लाइड कंडीशन फिटनेस और क्वालिटी। अच्छा, कोई भी हो सकता है, कोई सर ये भी बोलने की ये इंप्लाइड कंडीशन पे नहीं, इंप्लाइड वारंटी पे है, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी जो एक आया हुआ है, ये जो 2 का ए का 2 है, यूनिफॉर्म वाला केस स्टडी। देखो ना, पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज, वीके बॉट डार्क ब्लू कलर का क्लॉथ, ठीक है, बट डिड नॉट disclose to the PK the purpose for the said purchase. When uniforms were prepared and used by the employee, the clothes was found unfit. However, there was an evidence that cloth was fit for caps and boots. Advise whether VK is entitled to have a remedy as per the provision of the Sale of Goods Act. तो ये ना, इसको आप इम्प्लॉयड वारंटी भी बोल सकते हैं एंड इम्प्लाइड कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो वारंटी पे भी ये क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है एंड इम्प्लाइड कंडीशन पे भी आंसर किया जा सकता है। मैं बता दूं, जैसे ना एक जर्मन कंपनी का केस है कि जर्मन कंपनी क्या करती है, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोलती है कि जूता बना के दे दो, ठीक है।
और वो जूता बना के देता है। नहीं नहीं, ये वाला ही केस है, सॉरी मैं आता हूँ, असली जो ये असली में केस हुआ था एक बार वो बताता हूँ, असली केस है ये। एक कंपनी रहती है, उसका मालिक जो जाता है एक दुकानदार के पास, कपड़े के दुकान के पास में, और उस कपड़े की दुकान में ना एक कपड़ा रहता है, और वो कपड़ा वेरियस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो उसको लगा कि कपड़ा जो ब्लू कलर का है वेरियस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो वो क्या किया, कपड़ा को खरीद कर लाया, और कपड़ा को खरीद कर ला करके उससे इंप्लॉय लोग का कुछ बनवा दिया, शर्ट बनवा दिया। लेकिन भाई वो शर्ट के लिए फिट नहीं हुआ। वो कपड़ा जो था, जैसे आप इंप्लाइड वारंटी का जो लास्ट का लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है कि अटैच होना चाहिए यूसेज ऑफ ट्रेड का, किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सा चीज यूज होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई कपड़ा हम खरीदे, दुकान में गए देखने के लिए, तो उसमें लिखा रहेगा कि ये कपड़ा इस पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब सिल्क का कपड़ा ले लो और लेकर के उससे तुम कंबल बनाओ, तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वो तो भाई शर्ट के लिए यूज होगा, मान लो किसी और चीज के लिए यूज होगा। तो वही पर्पज लिखा हुआ रहता था उसमें, लिखा हुआ रहता है यूसेज ऑफ ट्रेड के अनुसार। तो अगर कोई आदमी उसको अपना पर्पस नहीं बताया दुकानदार को, और वो उठाकर लाए किसी और पर्पस के लिए यूज कर ले, तो वो दुकानदार उस पर क्लेम नहीं कर सकता। मतलब आदमी उससे, बायर उससे क्लेम नहीं करता दुकानदार से कि भाई तुम मेरे को सामान का डैमेज, मेरे को जो नुकसान हुआ उसका डैमेज, उसका क्लेम दो मेरे को। वो नहीं कर सकता क्योंकि उसने पर्पज ही नहीं बताया, ठीक है। और कोई भी चीज दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए फिट नहीं होती। ये क्वालिटी और फिटनेस कंडीशन में भी लिखा हुआ और क्वालिटी और फिटनेस वारंटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों जगह लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन वहां से है, मैंने थोड़ा डिस्कस इसलिए किया ताकि जरूरत था इसका। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए का 1 आया इंप्लाइड कंडीशन से। तो 5 का ए का 1 एक बार देखते हैं। अब 5 का ए का 1, 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 5 का ए का 1। हाँ, देखो ना, ये केवीएट एमटर वाला चीज इस पे अप्लाई होगा, और इंप्लाइड कंडीशन भी अप्लाई होगा। उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली देखो ना क्या बोला है कि मिस्टर एस विजिट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क फॉर लैपटॉप सुटेबल फॉर हाई एंड ग्राफिक डिजाइन वर्क। सेल्समैन बोला कि ले लो, assuming assuring her that it will meet her needs, relying on advice, Mr. S purchased कर लिया लैपटॉप। However, after using it, she realizes that laptop lacks the necessary processing power and graphics capability for her work। सीधी सी बात है। जो हमारा इंप्लाइड कंडीशन है उसमें जो दूसरा नंबर पॉइंट है इंस्टीट्यूट के मैट के अनुसार, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेल किया है कुछ भी, तो उस केस में अगर आपने डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कराया तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात एकदम क्लियर कट बात है। तो उसने बता दिया था ना कि भाई मेरे को इस तरह के लिए काम करने चाहिए, तुमने नहीं दिया, नहीं दिया तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कंडीशन डिस्क्रिप्शन वाले पे चला जाएगा ये, ठीक है, ऐसा। उसके बाद में एक क्वेश्चन था 5A का 2, वो सेल बाय नॉन ओनर्स और सेक्शन 178 जो एजेंसी में आता है शायद, वो वाला देखो, उसके अंदर में कहानी है, एजेंसी या बेलमेंट, उसके अंदर का कुछ कहानी है। तो ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर में क्वेश्चन था। उसके बाद 5 का ए का 2 सेल बाय नॉन ओनर के ऊपर क्वेश्चन था। देखो सेल बाय नॉन ओनर, इसमें क्या रहता है कि एक आदमी लोन लेकर के देखो ना, मैं पढ़ देता हूँ। फाइनेंशियल हार्डशिप रहती है, अपने वाइफ को सजेस्ट करता है गोल्ड ले, हिज वाइफ सजेस्ट करती है गोल्ड लोन ले लो। मतलब फाइनेंशियल हार्डशिप रहता है, वाइफ बोलती है गोल्ड लोन ले लो। गोल्ड लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्लेज करना पड़ेगा, मतलब वाइफ का ज्वेलरी गिरवी रखना पड़ेगा, और गिरवी रख के उसको लोन वगैरह लेना पड़ेगा। तो इस केस में प्लेज करता है तो कोई आदमी उसको सेल कर देता है, ठीक है। तो ये डिटेल में केस में पढ़ नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि सेल बाय नॉन ओनर है। और उस केस में क्या होगा, अच्छा उसकी माने प्लेज, प्लेज मतलब बेलर बेली वाला सिचुएशन आया तो 178 का भी इंप्लीकेशन इसके अंदर में आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर आंसर में किसी ने 178 लिखा होगा तो बढ़िया बात है, नहीं लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इंस्टीट्यूट के आंसर में 178 आया तो ठीक है, अगर 178 नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां का था। उसके बाद 6 का सी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो ये हो गया सेल ऑफ गुड्स का कंप्लीट डिसीजन। नाउ अब डिसीजन आया हमारा पार्टनरशिप एक्ट पर। पार्टनरशिप एक्ट से पेपर जो है एकदम इजी आया था।
और मैं आपसे कहूंगा कि पार्टनरशिप एक्ट को हमेशा पढ़ के जाया करो। इसमें ना डिजोल्यूशन वाला पार्ट कहीं नहीं पूछा इस बार। अगर डिजोल्यूशन वाला पार्ट पूछता तो शायद पेपर टफ होने का चांसेस हाई था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ये पूछा ही नहीं है। आते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी दिया था, रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन है ना कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि कौन सू कर सकता है, कौन सू नहीं कर सकता। सू माने मुकदमा, ठीक है। तो यहां आप देखो 1 का सी मैं आपको दिखाता हूं। 1 का सी, 1 का सी, अरे कहाँ गया 1 का सी। ये देखो, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, नेम्ड एज एबीसी एसोसिएट, सूट इज द सूट मेंटेनेबल इन द फॉलोइंग केसेस और नॉट। भाई मैं क्या बोलूं, 100 रुपए तक का सूट मेंटेन हो सकता है, ठीक है। देखो ना, गजब क्वेश्चन दिया इसमें, और जिन्होंने किया होगा उनके लिए ये मतलब समझ लो शंकर जी का प्रसाद है, सिर्फ ग्रहण करने का है, ठीक है। सिर्फ ग्रहण करने का है, शंकर जी का प्रसाद है ये। तो आप भी क्या बोलती पब्लिक, क्वेश्चन कैसा लग रहा है पढ़ के आप देख लो, इजी है क्वेश्चन, आपने पढ़ा ही होगा फिर। तो ये क्वेश्चन दिया था कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रेजिडेंस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया था माइनर्स का राइट एंड लाइबिलिटी पर। अच्छा, माइनर का राइट एंड लाइबिलिटी पे क्वेश्चन दिया तो बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। हाँ, थोड़ा सा जितना टेक्निकली पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी था, 3 का सी माइनर्स के राइट एंड लाइबिलिटी पे, 3 का सी ये है क्या, 3 का सी, तो 3 का सी दिख रहेगा, सॉरी 3 का ए है, 3 का सी तो नहीं था ना उसमें, 3 का ए, हाँ 3 का ए था। 3 का ए पता है क्या था, उसमें क्या था कि एक बच्चा को माइनर एज अ माइनर जो है बिजनेस में अग्री वो एंटर कराया गया, ठीक है, किसी की जगह पे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो रिटायर हो रहा है बंदा उसकी जगह पे माइनर को बिजनेस में पार्टनरशिप दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता, ठीक है। पहले ये पॉइंट पहले डिस्कस करना जरूरी है, और ये पॉइंट पहले देखना होगा। उसके बाद मान लो वो एंटर करा दिया, और इसमें एंटर कराएगा कराएगा, एंटर करा दिया तो वो बोल रहा है कि एक आदमी तो इसमें क्या था पेपर में कि एंटर करा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो बुक्स का इंस्पेक्शन, वो बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है कि नहीं, यस बुक्स का इंस्पेक्शन वो कर सकता है, ठीक है। खैर इसमें खाली वो सू कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस पर बात खाली पूछा है। हम्म, तो एक क्लाइंट रहता है वो पैसा देने से मना कर देता है, और पैसा देने से मना कर देता है तो ये उसके ऊपर सूट फाइल कर देता है, और सूट फाइल कर देता है तो वो बोलता है कि भाई तुम जब मेजर बने तो हमको पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं कि तुम पार्टनर मेजर पार्टनर बन गए हो, तुम मेजर बन गए हो और तुम पार्टनरशिप बिजनेस में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, इसके लिए वो मेरे को पब्लिक नोटिस तुम दिया ही नहीं मेरे को। तो ये सवाल पूछा क्या तुम सूट फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस पर था ना, मैंने लिखा भी है देखो, पब्लिक नोटिस नॉट गिवन। 5 का बी का 2 वाज क्वेश्चन ओके क्वेश्चन एंड अच्छा क्वेश्चन। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर पे दिया हुआ था भैया, तो यहां पर 5 का बी का 2, 5 का बी का 2 कहाँ है भाई इसमें, 5 ये कौन सा क्वेश्चन था, 3 अच्छा 4 5, 5 का बी का 2, बी का 2, बी का ए का 1 ए का 2, बी का 1 बी का 2 ये रहा, ठीक है। 5 का बी का 2 ये क्वेश्चन इंडियन पार्टनर, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन एक्सपल्शन पे क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट का हमारा ये भी क्वेश्चन ठीक था, नाइस नाइस क्वेश्चन, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। उसके बाद आया कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट से इस बार तो इन्होंने मतलब ले हलवा ऐसा क्वेश्चन दिया है। पहला देखो बेसिक क्वेश्चन दिया है कॉमन सील के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 1 का बी,
भाई बेसिक क्वेश्चन दिया है कॉमन सील के ऊपर में, वन का ए का बी, वन 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 का बी। देखो ये क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन, देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो भाई। डू यू अग्री दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ल्यूसिडेट, बताओ। उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द ऑथोराइजेशन बाय मेसर्स बीटा लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्स कंपनीज एक्ट 2013 कैन बी मेड इन केस इट डज नॉट हैव अ कॉमन सील। तो पब्लिक कंपनी के लिए कॉमन सील क्या है, ऑप्शनल है, आपको पता है, तो इसका आंसर कैसे करना है आपको अच्छे से पता है। तो ये भाई ये इजी क्वेश्चन था, ये मैं सच बता रहा हूँ इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद मूव हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था। फिर एक क्वेश्चन दिया कन्वर्जन प्राइवेट टू ओपीसी एंड नॉमिनी, ये क्वेश्चन ठीक था, जिसको अगर मान लो प्रोविजंस नहीं याद होंगे तो फिर उससे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं भैया। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रोविजंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 का बी था, मैंने 3 का बी क्वेश्चन आपको दिखाया नहीं है, अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार 3 का बी। 3 का बी ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इसको पढ़ा करो पहले। इसको पढ़ने से क्या रहता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ना वो आपको पता रहता है, तो उसके हिसाब से आप उसको फटाफट पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आंसर निकलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 क्वेश्चन थे। पहला वाला क्वेश्चन तो भयंकर इजी, टाइप्स, दूसरा क्वेश्चन भी भयंकर इजी, एंड तीसरा क्वेश्चन भी भयंकर इजी। भाई ये सब ना अकाउंट का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था इससे। एंड एलएलपी से एक क्वेश्चन पूछा कि, अच्छा एलएलपी से जो क्वेश्चन पूछा वो मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन था कि एलएलपी को हम एनपीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है ये, शायद यही क्वेश्चन था 2 का सी, चेक करो। वेदर एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड फॉर एबव पर्पज, एबव पर्पज मतलब पर्पज क्या था वो, नॉन प्रॉफिट, देखो नॉन प्रॉफिट दिख रहा है, नॉन प्रॉफिट पर्पज। तो बोला कि क्या नॉन प्रॉफिट पर्पज के लिए इसको हम लोग कर सकते थे क्या, जी नहीं, ठीक है। और पूछ रहा है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी अपॉइंट हो सकते हैं क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के। तो देखना पड़ेगा ना तुमको, डेजिग्नेटेड पार्टनर एक तो रेसिडेंट होना चाहिए 120 दिन, तुमको अच्छे से पता ना, रेसिडेंट प्लस 120 दिन, रेसिडेंट और 120 दिन ये उससे अधिक का होना चाहिए। तो भाई उसी हिसाब से क्वेश्चन को देखना भी है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस रहा लॉ का। और ये जो डेटा है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, इसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जो आपके जूनियर्स होंगे उनको देने का। आप तो पास हो रहे हैं भैया और सीए इंटर के लिए आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। तो आप अपने जूनियर्स को दीजिए और जूनियर्स आपके अच्छे से सो करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लास कोलकाता, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, बाय।